नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तर भारत से जुबैर अहमद। आज मैं किशन उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषण से आपकी मुलाकात करवाएंगे और ढेर सारी आपसे बात करेंगे। राजनीति पे चर्चा की जाएगी, चुनावी चर्चा होगी। इस वक्त जो चुनावी माहौल चल रहा है देश के अंदर, उसके बारे में भी इनसे हम बातचीत करेंगे। आइए आपसे हम जो इस वक्त मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से एक अभी नया आया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का सबसे प्रिय मुद्दा रहा है। 2014 में भी हमने देखा कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दा बनाया गया था, 2019 में भी बनाया गया। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, 2024 में लोकसभा प्रस्तावित है। उस समय अब प्रधानमंत्री जी द्वारा अपना जो प्रिय मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लाने वाले हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संघीय ढांचे को ख़त्म करने का एक प्रयास है। और ये न केवल संघीय ढांचे को ख़त्म करने का प्रयास है, बल्कि लोकतंत्र को धूमिल करने का प्रयास है। ये कहीं ना कहीं अब भारत को अमेरिकी लोकतंत्र के तर्ज पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ले जाने का एक पहला कदम है। और जिस तरह से लगातार मोदी जी द्वारा या भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उसी में से एक ये भी है वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के आ जाने से जो देश में केंद्रीकृत राजनीति है उसको बढ़ावा मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भारत को ले जाने का एक बहुत ही क्रूर कदम है। इसे चुनावी लागत हम होगा क्या, या देश के हित में होगा? देखिए, चुनाव लोकतंत्र का जीवित रक्त है। और अगर आप देखेंगे, आज़ादी के समय हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने रक्त बहाया लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए। आज अगर हम ये तर्क देते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आ जाने से हमारे जो चुनावी लागत है वो कम होगा, तो मैं समझता हूँ कि चुनावी लागत को मौद्रिक लागत को कम करने के लिए अपने लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान से समझौता करना बहुत ही शर्मनाक है। केवल लोकतंत्र रखने पे हमें ज़्यादा मौद्रिक लागत लगती है, और उसके वजह से अगर हम चुनावी लागत कम करने के लिए चुनाव को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये भारत के लोकतांत्रिक परंपरा के लिए घातक है। इंडिया गठबंधन जो बना हुआ, इससे मोदी सरकार को कितने नुकसान करेगी इंडिया गठबंधन? देखिए, मेन चीज़ ये है कि जो आज इंडिया अलायंस बना हुआ है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये सारे विपक्षी दल एक होकर आज मोदी सरकार के तानाशाही के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जैसा कि आपको भी पता है, 2019 में जो एनडीए का गठबंधन था, उसने टोटल 42% अपना चुनावी शेयर वो हासिल किया था। और जाहिर सी बात है, आज सारे विपक्षी दल एक हुए हैं और एनडीए से बहुत सारे ऐसे दल बाहर निकले हैं जो आज इंडिया के साथ हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया का प्रदर्शन पुराने जितने भी विपक्ष चुनाव हुए हैं उससे बेहतर होगा इस बार का विपक्ष का प्रदर्शन। 10 साल का मोदी सरकार का कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार के विषय में और उनके वादों के विषय में मैं क्या ही कहूँ। 2019 के वादों पे नहीं जाऊँगा, मैं 2014 के वादों से ही शुरू करूँगा, क्योंकि अगर 19 की बात करूँगा तो ज़्यादा बेइज्जती होगी। 2014 में मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी करने के लिए। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन आत्महत्या दर दुगना हो गया। अगर आप देखेंगे जो राज्यसभा में आंकड़े रखे गए, उसके अनुसार 5 साल में, गत 5 सालों में उत्तर प्रदेश के किसानों का मात्र 3 रुपये आय में वृद्धि हुई है। अगर हम किसान मजदूरों की बात करें तो मात्र 26 रुपये 5 साल में बढ़े हैं। तो एक तरह से जो उनके चुनावी दावे थे कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आय तो दुगनी हुई नहीं, बल्कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं। कर्ज माफ़ी को लेकर संसद में किसान मंत्री जो हैं हमारे तोमर साहब, उन्होंने लिखित में जवाब दिया है कि हमें किसानों के कर्ज माफ़ी का कोई परियोजना हम शुरू नहीं करेंगे। अगर हम दूसरे वादों की बात करें तो मोदी जी ने बोला था कि हम काला धन वापस लाएंगे और सबको बांटेंगे। हर नागरिक, देश के हर नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे, और स्विस बैंक के सारे अकाउंट धारकों की डिटेल्स 100 दिन के अंदर सदन में रखे जाएंगे। आपको जानकारी हो कि 2020 में जो स्विस बैंक में ब्लैक मनी था, या जो भी मनी थे जिसमें भारतीय नागरिकों के धन थे, वो 20,000 करोड़ थे, और 2021 में वो बढ़ के 30,000 करोड़ हो जाता है। यानी सीधे 50% का इजाफा होता है। और हमारे चौकीदार सोते हैं, और वो भी उस समय जब हमारा देश
कोरोना काल से पीड़ित था, पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, लोगों की जान जा रही थी। उस समय हमारे देश के जो लोग थे वो स्विस बैंक में अकाउंट डाल रहे हैं और उसी पैसे का इस्तेमाल हमारे आतंकवाद को बढ़ाने में, ड्रग्स को देश में पहुंचाने में इसके लिए उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से हम मोदी जी के जो कार्यकाल को देखते हैं, उसमें जितने भी वादे उन्होंने किए हैं वो कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत की जनता ने 2014 में इनको मौका दिया, 2019 में भी मौका दिया, लेकिन अब इनके जो सांप्रदायिक राजनीति है और जो जातिगत ध्रुवीकरण की राजनीति है उससे जनता परिपक्व हो चुकी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन 2024 में देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम किशन उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक।